Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the structure of DNA and the various experiments to be discovered which one is the specific responsible for the इनहेरिटेंस की जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है वो क्या है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे लास्ट में, ऑसवर्ल्ड एवरी का जो एक्सपेरिमेंट्स था, उसके अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट थे, माइस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था, उसके हेल्प से हमने ये आइडिया लगाया कि जस्ट कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल की मोस्टली जो पॉसिबिलिटी जो थी वो यही थी कि डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बट नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंट डन बाय अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चे इन 1952, इन्होंने एक फर्दर एक्सपेरिमेंट किया टू बी डिटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। इसी कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया 1952 में कि अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। ये जो लाइन है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये बेसिकली फाइनलाइज हुआ आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, कि जो अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद ये कंफर्म हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, दे वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उन्होंने बेसिकली वर्क किया बैक्टीरिया वायरस के ऊपर, वायरस के ऊपर वर्क किया। और वो वायरस क्या था, बैक्टीरियोफाग। बैक्टीरियोफाग का मतलब होता है ए वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। अगर एक वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है देन द कंपोजिशन इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाग। उन्होंने कैसे किया ये, कि द बैक्टीरियल जो बैक्टीरियोफाग था, मीन्स वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया कंपोजिशन जो थी, बैक्टीरिया इट्स जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर हो गया बैक्टीरिया के अंदर, एंटर द बैक्टीरियल सेल। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स विद वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट इज वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स। देखो बेसिकली क्या होगा, जो वायरस का जो जीनोम है, यानी जो जेनेटिक कंपोजिशन है, वो मे बी आरएनए और डीएनए हो सकती है। जब वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी, जब वो बैक्टीरिया को ऊपर इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरियल जीनोम के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा, और ब्लेंडिंग के बाद वो क्या करेगा, वायरस होस्ट पार्टिकल के डीएनए में एम्बेडेड होने के बाद, यानी बैक्टीरिया के जो डीएनए सेगमेंट्स हैं, अब वो वायरस की कंपोजिशन वायरस पार्टिकल्स को फॉर्म करेंगे। और यही इन्फेक्शन होता है बेसिकली, कि जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसका जीनोम होस्ट बॉडी के जीनोम के साथ ब्लेंड हो गया है और वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है ऑन द बैक्टीरियोफाग। उन्होंने क्या किया कि दे वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। देखो बेसिकली क्या होगा कि ये वहाँ पे उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया कि ये प्रोटीन है या डीएनए है, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। की बैक्टीरिया के अंदर वायरल जीनोम एंट्री करेगा तो वो एक्चुअली प्रोटीन है या डीएनए है। तो इस कंफर्मेशन के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए द एक्सपेरिमेंट डन बाय अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेज इन 1952। उन्होंने क्या किया, दे फर्स्ट सेलेक्ट ए बैक्टीरियोफाग। उन्होंने बैक्टीरियोफाग को ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था। बैक्टीरियोफाग मैंने बताया कि व्हेन ए वायरस दैट इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाग। बैक्टीरियोफाग का ये स्ट्रक्चर होता है, अपर हेड पोर्शन विच हैविंग जेनेटिक मटेरियल, बिलो द हेड a collar region is present, this one collar, and a sheath, this one is a sheath and having the flagella which is tail like appearance। ये जो टेल रीजन है, टेल फाइबर्स,
ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया या जो होस्ट बॉडी है उसकी सेल को पंक्चर करने के लिए। और पंक्चर करने के बाद जो होगा, यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस नेक रीजन कॉलर के थ्रू होस्ट बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ये फेज साइकिल है कंप्लीट। द बैक्टीरियोफाग फर्स्ट अटैच द बैक्टीरियल सेल वॉल। देखो बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कि जो ये जो टेल फाइबर्स हैं ये सेल वॉल को पंक्चर करेंगे, वहाँ एक होल बनाएंगे, ताकि उसका रीज़न ये होता है कि जो वायरस है वो टाइटली अटैच हो सके बैक्टीरिया की वॉल के साथ। आफ्टर दैट इट इंसर्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस क्या करेगा, अपने जो जीनोम है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट करेगा। और देखो बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जीनोम था, उसके पास जो नया जीनोम है वो किसका है, वायरस का, वायरल जीनोम। इट इंसर्ट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। देखो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ देखो जो राइट साइड में जो 5 डायग्राम ए में देखो, फर्स्ट क्या है, ए जो है वो बाइंड कर रहा है बैक्टीरिया सेल के साथ। बी वाले में क्या करेगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर कैरी हो गया, यानी इंसर्ट हो गया। अब बैक्टीरिया सेल के पास जो जीनोम है अपना, उसके साथ वायरल जीनोम ब्लेंड हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद वो क्या करेगा, वो वायरल पार्टिकल्स यानी जो वायरस की बॉडी के पार्टिकल्स हैं, लाइक हेड पोर्शन, कॉलर, टेल फाइबर्स, नेक और सीथ रीजन, ये अलग अलग पार्टिकल्स को डेवलप करेगा। डेवलप करने यहाँ पे देखो सी वाले में ये डेवलप हो गए, डी वाले में इनकी वो होगा डेवलपमेंट होगा, ये ग्रो करेंगे और सारा वो जो वायरस है वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर हो जाएगा। मैन्युफैक्चर होने का मतलब है कि दे फॉर्म इन ए बैक्टीरियोफाग। देन दीज अगेन द वायरस पार्टिकल्स एंटर इनटू ए न्यू सेल, कि पहले डी में बनेंगे, डी से वो रैप्चर हो जाएगी सेल, रैप्चर होने के बाद जो नए वायरस पार्टिकल्स हैं वो सेल से बाहर आ जाएंगे और फिर से एक नई बैक्टीरिया सेल को टारगेट करेंगे। तो इस तरह से जो वायरल जीनोम है वो होस्ट बॉडी के साथ ब्लेंड होके वर्क करता है, फंक्शन करता है। और बेसिकली देखो क्या हुआ वहाँ पे डायग्राम में, मैंने फर्स्ट बताया कि सबसे पहले जो वायरल है वो अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से बैक्टीरिया सेल वॉल को पंक्चर करेगा, वहाँ पे टाइटली बाइंड करेगा। आफ्टर दैट द वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। जो वायरस का जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिक्स हो जाएगा, तो उसका एक पार्ट बन जाएगा। अब देखो होगा क्या, जब दो जीनोम मिक्स हो जाते हैं तो वो अपने अपने कैरेक्टर्स को शो करेंगे। अब बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जीनोम प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो होस्ट बॉडी के अंदर वायरल कंपोनेंट्स को ही प्रोड्यूस करेगा। मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स यूजिंग द होस्ट कंटेंट, कि जो बैक्टीरिया सेल है या जो होस्ट सेल है उसके कंटेंट को यूज करके मैन्युफैक्चर करेगा मोर वायरस पार्टिकल्स को। उसके बाद क्या होगा कि जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर डेवलप होंगे, ग्रो होंगे, और फिर से उसकी जो स्किन है आउटर वाल वो रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर होने के बाद वो फिर से नए टारगेट को पंक्चर करेंगे, अटैक करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। हार्सी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। अब ये तो पता चल गया कि ऐसे जो वायरस का जीनोम है वो होस्ट बॉडी के अंदर एंट्री करता है, लेकिन करता किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से या डीएनए की वजह से। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट दैट्स नोन एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे ब्लेंडिंग होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है एक्सपेरिमेंट का, दे ग्रो सम वायरस ऑन ए मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उन्होंने कुछ वायरस पार्टिकल्स लिए, उनके एक मीडियम के अंदर रखा, और मीडियम के अंदर कंडीशन क्या है कि मीडियम इज़ रेडियो एक्टिव लेबल। देखो रेडियो एक्टिव लेबल्स क्या होते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनको डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ जो वायरस का जो जीनोम है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ है,
एक मीडियम में लेंगे फॉस्फोरस, एक में लेंगे रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है वो डीएनए के साथ, देखो जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने वहाँ पढ़ा था कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम जिस मीडियम में फॉस्फोरस लेंगे वो फॉस्फोरस जो रेडियो एक्टिव लेबल है वो डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। यानी वायरस का डीएनए के पास क्या है, रेडियो एक्टिव या वी कैन से रेडियो लेबल फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन। कि फॉस्फोरस वाले मीडियम में सिर्फ डीएनए फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन नहीं, बिकॉज द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन। तो फॉस्फोरस की वजह से क्या हुआ कि डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आएंगे, इस वाले स्टेप में कि वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर। अब जो मीडियम रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ या जिस मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था वहाँ जो वायरस ग्रो करेंगे उनके डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होगा, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर के लिए कोई जगह है ही नहीं, वहाँ सल्फर ऐड होता ही नहीं है। बिकॉज सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन, जो प्रोटीन कंपोजिशन होती है वहाँ सल्फर प्रेजेंट होगा, नॉट इन डीएनए। तो दो मीडियम के अंदर दो टाइप के वायरस प्रेजेंट हैं। फर्स्ट फॉस्फोरस लेबल रेडियो एक्टिव एंड सेकंड सल्फर रेडियो एक्टिव। जो सल्फर रेडियो एक्टिव है उसकी प्रोटीन कोट, जो हेड पोर्शन होता है वायरस के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है प्रोटीन की, कैप्सिड जिसको बोलते हैं, उस कैप्सिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है और जो उसका जीनोम है उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब देखो जो वायरस था उसको ग्रो कराने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम इन्फेक्ट कराएंगे बैक्टीरियल सेल के साथ, क्योंकि बैक्टीरियोफाग पे एक्सपेरिमेंट करें तो बैक्टीरियोफाग तभी बनेगा व्हेन ए वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया सेल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ई कोलाई को, जो एक मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है विच इज़ यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी में यूज ई कोलाई। तो देखो रेडियो एक्टिव फागी, अब उनको क्या किया जाएगा, ई कोलाई के अंदर ग्रो कराया जाएगा। अब देखो हमें ये बात माइंड में रखनी है कि विच वन इज़ रेडियो एक्टिव, कि डीएनए किससे रेडियो एक्टिव लेबल था, फॉस्फोरस के साथ, और प्रोटीन कोट जो आउटर कवरिंग है या वी कैन से आउटर कवरिंग द कैप्सूल एंड द प्रोटीन दैट इज लेबल बाय सल्फर। और जैसे जैसे इन्फेक्शन होगा द वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एगिटेटिंग दैम इन ए ब्लेंडर। कि जब हम इस इन्फेक्शन को प्रोसीड आउट कराएंगे तो ब्लेंडिंग की हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस की हेल्प से हम आउटर कवरिंग को रिमूव कर देते हैं। वायरल कोट है वो रिमूव हो गई। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इन ए सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। कि वायरल कोट रिमूव हो गई, बाद में जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनको भी बैक्टीरियल सेल से रिमूव कर दिया जाता है। अब देखो रिमूव करने से पहले वहाँ इन्फेक्शन हो चुका होता है वायरस का बैक्टीरिया के अंदर, तो कैसे होगा, देखो हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। यहाँ हम ले रहे हैं बैक्टीरियोफाग रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल। जो लेबलिंग है वो कहाँ पे हुई है, प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर। देखो यहाँ पे जो रेड मार्क दे रखा है, रेड कलर जो है दैट इज रेडियो लेबल रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32P लेबल डीएनए। जो वायरस बैक्टीरियोफाग जो है उसका जो डीएनए है वो क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल विद फॉस्फोरस एंड द प्रोटीन कोट इज लेबल विद सल्फर। और दो टाइप की लेबलिंग है, सल्फर की प्रोटीन कोट के ऊपर और फॉस्फोरस की डीएनए के ऊपर। दोनों को फर्स्ट स्टेप में ले गए इन्फेक्शन वाले स्टेप में। देखो इन्फेक्शन के टाइम मैंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंट्री कर जाएगा इनसाइड द बैक्टीरिया सेल। देखो यहाँ सिर्फ क्या थी, इस वाले स्टेप में देखो
यहाँ जो ब्लैक कलर का पार्टिकल्स थ्रेड लाइक दे रखा है अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल है, वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ रखा है इस वाले स्टेप में। आउटर कवरिंग एज इट इज़ बाहर रह गई। जब आउटर कवरिंग वायरस की बाहर ही रह गई, इसका मतलब जो सल्फर रेडियो एक्टिव है वो भी बैक्टीरिया सेल से बाहर ही रह गई, क्योंकि प्रोटीन को ट्रांसफॉर्म नहीं हुई इस केस में। इधर देखो, इस वाले केस में हम देखेंगे, जो रेड मार्क्स था वो रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए था, और डीएनए ही इंजेक्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर फ्रॉम वायरस। तो यहाँ देखो रेड कलर का डीएनए आ रहा है इस वाले केस में, यहाँ ब्लैक वाला है, मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ जो डीएनए आया वो कैसा है, नॉट लेबल। मैं सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ। यहाँ कैसा है, सॉरी, यहाँ रेड कलर का है, और रेड कलर का कैसा है, जो रेडियो लेबल है। अब देखो ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग के बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस। ब्लेंडिंग में देखो ये दोनों सेपरेट हो गई, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ब्लेंडिंग में वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ तक जो प्रोसेस है वो इन्फेक्शन का है, इनिशिएशन ऑफ द इन्फेक्शन। इस वाले में डीएनए एंटर हुआ है, इस वाले में भी डीएनए एंटर हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इट्स रेडियो एक्टिव, इट्स नॉट रेडियो एक्टिव। क्योंकि यहाँ रेडियो लेवल किसके ऊपर था, प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर। प्रोटीन कैप्सूल तो बाहर ही रह गया, अंदर सिर्फ डीएनए आया, डीएनए लेबल है नहीं। यहाँ प्रोटीन कोड बाहर रह गए, जो डीएनए सॉरी जो लेबल नहीं है। लेबल क्या है, डीएनए इसके अंदर एंट्री कर गया। अब लास्ट जो स्टेप है इसमें, दैट इज सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगन में क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगन करते टाइम क्या होगा कि वो हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे, हमारे हिसाब से बैक्टीरिया सेल रह जाएगी। अब हम रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे। देखो रेडियो एक्टिविटी मतलब है विच प्रोड्यूस वेव सिग्नल्स, वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगी, हम डिटेक्ट करेंगे। जब हमने पहले वाला केस डिटेक्ट किया तो इसमें हमने स्टार्टिंग में प्रोटीन कोड को लेबल कर दिया था, लेकिन जब हमने इसको डिटेक्ट करना चाहा तो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट ओनली। सुपरनेटेंट मीन्स द बैक्टीरियोफाग विच डू नॉट हैव जीनोम, सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ रेडियो लेवल किस में हुआ, जो वायरल कंपोनेंट जो बैक्टीरियोफाग रिमूव हुआ है उसके अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ वायरस का, उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोटीन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस, कि प्रोटीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, डीएनए। अगर यहाँ प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होता है इस वाले केस में, तो यहाँ भी रेडियो एक्टिविटी शो होती है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। इसका मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है, नॉट प्रोटीन। तो सेकंड वाले केस में चेक किया तो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन द सेल्स, क्योंकि यहाँ डीएनए रेडियो लेवल था, तो डीएनए ही बैक्टीरियोफाग से इकोलाई के अंदर आया, और इस वजह से वहाँ डीएनए कंपोनेंट जो है सेल के अंदर वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। लेकिन जो सुपरनेटेंट थे वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते, क्योंकि वहाँ हमने प्रोटीन कवरिंग को रेडियो लेबल किया ही नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये रहा कि ओनली डीएनए इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन, कि जो जीनोम जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ क्या होता है, डीएनए ही ट्रांसफर होता है। दैट्स द फाइनल एक्सपेरिमेंट डन बाय मार्था चेज एंड another scientist, that is अल्फ्रेड हार्से। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में। इट्स क्लैरिफाई दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। द नेक्स्ट स्टेप इज, देखो हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए विच रिजल्ट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो वह क्राइटेरिया कि जेनेटिक मटेरियल की क्राइटेरिया क्या है, कि हाउ कैन वी से दैट
दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल हम किसी भी केमिकल कंपोजिशन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम ये मान लो हमें ये नहीं पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए क्या है, इट्स जस्ट लाइक ए केमिकल कंपोजिशन विच प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस, जो क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी दैट रिजल्ट्स कि द रीजन्स वाई डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और बेसिकली ये क्या है, डीएनए वर्सेस आरएनए, की हम आरएनए को जेनेटिक मटेरियल डिफाइन क्यों नहीं करते हैं। वायरस का केस एक्सेप्शंस है, वहाँ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, सम प्लांट्स के अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहाँ आरएनए से डीएनए बनेगा, वहाँ ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। कि जो अपर जो डिस्कशंस थे, फोरगोइंग डिस्कशंस, वहाँ हार्सी-चेज की एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म हो गया, पता चल गया कि प्रोटीन वर्सेस डीएनए, कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल। इट बिकम्स एन एस्टेब्लिश दैट डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। ये डिफाइन हो चुका है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। हाउएवर इट इज सब्सिक्वेंटली बिकम्स क्लियर, और ये क्लियर हो चुका है दैट इन सम वायरस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो मैंने अभी आपको बताया कि वायरस का केस एक्सेप्शन होता है, वहाँ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, जैसे टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। अगर आपको याद हो, टोबैको मोजेक वायरस का स्ट्रक्चर इस तरह का था। इस तरह की कैप्सूल फॉर्मेशन होती है। क्यूबीबैक्टीरियोफॉग। आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। देखो यहाँ वायरस के अंदर प्रेजेंट आरएनए, लेकिन फिर भी हम डीएनए को डोमिनेंट फेज में रखते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसके रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि डीएनए या कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी रेप्लिका यानी कॉपी बननी चाहिए, वो कंजर्वेटिव फॉर्म में रहना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है जो हम डिस्कस करेंगे। Whereas RNA perform dynamic function of messenger and adapter has to be found from the difference between chemical structure of two nucleic acid molecules. RNA का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस तभी होता है जब ये मैसेंजर की फॉर्म में वर्क करता है ऑन ए जीन स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RNA and DNA, which one is the genetic material and why? कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल क्यों है? कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA? what can you recall टू केमिकल डिफरेंस? कि दो केमिकल डिफरेंस क्या है? केमिकल डिफरेंस क्या है इसके अंदर? फर्स्ट देखो, DNA क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। केमिकल यही हो गया कि वहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, और आरएनए के अंदर थायमिन को यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, इट हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उसको फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, और वो क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, कि जेनेटिक मटेरियल कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपनी खुद की एक कॉपी बना सके, ऐसा उसके अंदर एबिलिटी और फंक्शन होना चाहिए। इट हैव टू पावर और एबिलिटी टू बी रेप्लिकेट। देखो, रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है, मान लो हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर उसका अपना डीएनए है। जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब डीएनए तो रहा नहीं, इट्स कन्वर्ट इनटू टू आरएनए प्रोटीन बना देंगे, उस प्रोटीन से बॉडी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब नए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो नया आरएनए फिर से चाहिए, लेकिन सेल अपने डीएनए को एक बार यूज कर चुकी है उस प्रोटीन को बनाने के लिए।
तो दोबारा से प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब सेल धीरे धीरे क्या होगी, डेड हो जाएगी, उसकी जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को कॉपी बना सके, अपनी कॉपी रेप्लिका बना सके। इसीलिए डीएनए के अंदर पावर होती है कि डीएनए अपनी खुद की एक कॉपी बना लेता है। इसलिए हमने डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डोमिनेंट फेज में रखा हुआ है। सेकंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। देखो डीएनए का हम पढ़ते हैं, इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए ऑलवेज फाउंड इन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन द नेचुरल कंडीशंस, कि वो हमेशा आपको डबल हेलिकल स्टेज में ही मिलेगा। जब हम उसका रेप्लिकेशन कराते हैं तो उस केस में भी जब कंडीशंस चेंज होती हैं तो ही उसके अंदर क्या होगा, नए जो बॉन्ड्स होते हैं, एच बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से किस में आ जाएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। तो वहाँ स्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल रह सकता है अपने केमिकल और स्ट्रक्चरल फेज के अंदर। इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डीएनए फिक्स ही रहे। अब देखो जब हम फर्दर इसमें पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन देखो हमने लास्ट में पढ़ा था म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है स्लाइटली चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक कंपोजिशन या जेनेटिक मटेरियल के अंदर टाइम के साथ कुछ चेंज हो जाए, कोई जीन डिलीट हो जाए, कोई सेगमेंट डिलीट हो जाए क्रोमोसोम का या ऐड हो जाए, तो वो म्यूटेशन है। तो डीएनए के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर म्यूटेशन भी हो सके। ऐसा नहीं है कि डीएनए ऑलवेज सेम रहे। अगर डीएनए ऑलवेज सेम रहता तो ए मंकी नेवर ट्रांसफॉर्म टू ह्यूमन बीइंग, कि जो बंदर है वो कभी भी इंसान के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। जितने भी जो आप ऑर्गेनिजम्स देखते हैं फ्रॉम सिंगल सेल टू मैमल्स, जो हम फाइलम्स पढ़ते हैं, वेरियस फाइलम किंगडम्स पढ़ते हैं, वो सभी कुछ ना कुछ चेंज आया है डीएनए के अंदर, इसी वजह से नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। कि मेंडेलियन कैरेक्टर क्या थे कि वन जीन डोमिनेंट रहनी चाहिए, वाली अलील है वो डोमिनेंट रहनी चाहिए, कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको भी फुलफिल करे, सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स इज ए जेनेटिक मटेरियल, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर हम हर रिक्वायरमेंट को वन बाय वन चेक करें, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। देखो यहाँ अब एक क्राइटेरिया चेंज हो गया थोड़ा सा। हमने पढ़ा कि उसके अंदर रेप्लिका बननी चाहिए। अगर हम बात करते हैं रूल की, बेस पेयरिंग के रूल्स की, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की, तो वहाँ पे देखो जब डीएनए, मान लो हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रक्चर है, जब सेपरेट होगा ये तो दो स्ट्रैंड बन जाएंगे अलग अलग, और यहाँ मान लो प्रेजेंट है ए टी सी, तो जो नया स्टैंड बनेगा वहाँ आ जाएंगे ए टी ए जी, इस तरह से, इसी तरह के यहाँ बन जाएंगे। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्टैंड को कंप्लीट करने के लिए, सिंगल स्टैंड को फिर से डबल में कन्वर्ट करने के लिए। और आरएनए के अंदर भी ऐसा ही होता है। सो बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, कि वो दोनों के अंदर अपनी डुप्लीकेशन को डायरेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। सो हम आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं अगर हम एक एक रूल को फॉलो करें तो। लेकिन हमने ऊपर जो 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं वही मेन इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल डिफाइन करने के लिए। अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम, अदर मॉलिक्यूल्स क्या है लिविंग सिस्टम के अंदर, लाइक प्रोटीन के इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। प्रोटीन का कभी डुप्लीकेशन नहीं होता है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी
4 टाइप के प्रोटीन होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन जो होगा वो प्राइमरी होगा, और सबसे जो कंपोजिशन सबसे हार्ड होती है, सबसे मोस्ट एडवांस कंपोजिशन जो है प्रोटीन की, वो क्वार्टरनी प्रोटीन होता है 4th ग्रेड का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी। तो वो सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज करता है, डुप्लीकेशन वहाँ पे नहीं होती है, इसलिए प्रोटीन इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, तो हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए। नॉट इनफ टू, सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ वो सेल साइकिल के अंदर फिक्स हो, उसके अंदर कोई चेंजमेंट ना आए, या फिर एज के साथ विद चेंज इन द फिजियोलॉजी, नहीं, वो हमेशा ऑलवेज स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया। देखो जब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने स्मूथ वाले को हीट किल्ड भी कर दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ चेंजेस आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल फॉलो हुआ था। एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हीट करने के बाद भी वहाँ कुछ प्रॉपर्टी थी, एस जो था उसके अंदर, जो स्मूथ सरफेस वाला जो वहाँ पे हमने बैक्टीरिया लिया था निमोनिया कोजिज, उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी रह गई थी, दैट रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट आर इनटू स्मूथ के अंदर, जो आर टाइप का था, आर स्टेन, उसको एस स्टेन में कन्वर्ट करने के लिए फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ कंपोजिशन जो है, कैरेक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं, वो प्रेजेंट थे। सो ओनली हीट इज, ऐसा नहीं कि हीट से ही हम जेनेटिक स्टेबिलिटी को चेंज कर सकते, नहीं, वो हमेशा स्टेबल रहती है। दिस इज नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द डीएनए दैट टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर हाई करने से क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, और जैसे ही 2 स्ट्रैंड अलग हुए वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर से किस में आ जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड के अंदर। तो बेसिकली अगर हम देखें टेक्निकली, तो यहाँ डबल से सिंगल, सिंगल से डबल, यानी वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब इट हैव कैपेबिलिटी टू बी स्टेबल इन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कि उसके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रहने की कैपेबिलिटी है। व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, वो फिर से क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट कंडीशंस आने के बाद वो फिर से बाइंड कर जाएंगे। फर्दर सेकेंडरी OH ग्रुप, जो देखो जो राइबोज शुगर हमने पढ़ा था, वो ये वाली पोजीशन जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है एट द न्यूक्लियोटाइड RNA। देखो DNA के अंदर क्या होता है, H नहीं होता, RNA के अंदर क्या होगा, H प्रेजेंट होगा। तो यहाँ फिर भी चांसेस रहते हैं, ये एक्टिव ग्रुप है, सेकंड पोजीशन में जो OH है वो एक्टिव है, इसलिए RNA स्टेबल नहीं होता है। DNA के अंदर ये वैकेंसी फिल होती है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ कोई नई वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो H ग्रुप है, जो O है, वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल रहती है। फर्दर सेकंड पोजीशन OH ग्रुप, द हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज ए रिएक्टिव ग्रुप, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से क्या होगा, RNA लेबल एंड इजली डिग्रेडेबल, मीन्स वो स्टेबल नहीं है। और DNA के अंदर यहाँ OH ग्रुप होता ही नहीं, इसलिए DNA क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इसलिए RNA, देखो RNA के अंदर क्या है, इट्स हाईली एक्टिविटी, ये हाईली एक्टिव होता है, इसलिए इसको एज ए एंजाइम यूज करते हैं। RNA इज आल्सो नाउ यूज एज कैटालिटिक और एंजाइम, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है।
डीएनए इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए. सो आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट एंड द डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल. देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लियोटाइड्स, अब देखो 2 न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, द डीएनए एंड आरएनए. उनमें से द डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटीरियल. डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटीरियल बिकॉज डीएनए हैव स्टेबल, डीएनए के पास स्टेबिलिटी की पावर है, लेस रिएक्टिव है, ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन, देखो हमने 4 बेस पेयर पढ़े थे, एडनिन, थायनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 हैं. ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही आरएनए की फॉर्मेशन होगी वहाँ थायमिन रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल के साथ. ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है डीएनए की दैट मेक्स इट स्टेबल. इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर्म्स एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, क्योंकि यूरेसिल जो है वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. डिटेल डिस्कशन अबाउट द रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डीएनए, यू विल स्टडी दीज प्रोसेस इन हायर क्लासेस. की डीएनए की रिपेयरिंग होती है. देखो रिपेयरिंग तब होती है जब हम डीएनए से प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, या डीएनए की कॉपी बनेगी, तो वहाँ समटाइम्स मिसलीडिंग हो जाती है. मिसलीडिंग का मतलब है कि जो बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, जैसे ए के साथ टी आना चाहिए, लेकिन बाई मिस्टेक ए की जगह जी आ गया, तो वहाँ उसको रिपेयर किया जाएगा, दोबारा से चेक किया जाएगा डीएनए के अंदर जो नया सेगमेंट बना है, डीएनए कॉपी बनी, उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है. जैसे मिस्टेक फाइंड आउट होती है, उस मिस्टेक को रिपेयर किया जाता है, मैकेनिकली इसको रिपेयर किया जाएगा. बॉडी की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो खुद उसको रिपेयर करेगी. तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है बेस पेयर्स की, कि वहाँ फर्दर प्रोसेस होते हैं. आपके सिलेबस में नहीं है ये, इसको आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू म्यूटेट. म्यूटेट का मतलब है विच कैन बी चेंज, जिसके अंदर चेंज आ सकता है. इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल है, इसलिए वहाँ म्यूटेशन चेंज होंगे, वो जल्दी आएंगे. कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैव आरएनए जीनोम, और यही रीज़न है कि वायरस का जो जीनोम है वो आरएनए होता है, क्योंकि वायरस हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो चेंज बहुत ही उसके अंदर बहुत ही फास्टली चेंज आता है, जिसकी वजह से वो होस्ट बॉडी के साथ बाइंड कर जाते हैं. एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेंट एंड इवोल्व फास्टर, और शॉर्टर लाइफ साइकिल इसीलिए है क्योंकि उनका जीनोम शॉर्ट है, जो आरएनए है वो हाईली एक्टिव है, उसके अंदर जल्दी चेंज आ जाते हैं, और इसकी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन काफ़ी हाई होती है. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. यहाँ देखो बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन, कि आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन को, लेकिन डीएनए नहीं. सो आरएनए के कैरेक्टर हैं वो इजीली एक्सप्रेस हो जाएंगे. डीएनए के अंदर क्या होगा, डीएनए को पहले आरएनए बनाना होता है और फिर वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा. तो बेसिक क्या हम कहते हैं, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन द आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, कि डीएनए जो है वो आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इवोल्व अराउंड द आरएनए. जो प्रोटीन फॉर्मेशन है, प्रोटीन फैक्ट्री जो होती हैं राइबोसोम्स, वो आरएनए के अराउंड होती हैं. जो राइबोसोम्स होते हैं उनके बीच में आरएनए प्रेजेंट होता है. अबाउट डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज ए जेनेटिक मटीरियल, कि आरएनए भी जेनेटिक मटीरियल की तरह बिहेव कर सकता है और डीएनए भी, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, कि आरएनए के कंपैरिजन में जो डीएनए है वो मोर स्टेबल होता है. एंड प्रेफर टू स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टेबिलिटी की वजह से स्टोर रह सकती है. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था हर्षी चेज वाला, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया उसके अंदर देखो उन्होंने वायरस को यूज़ किया, बैक्टीरियोफाग यूज़ किया, क्योंकि आरएनए का जो डीएनए है ना वो इजीली ट्रांसमिटेड हो जाता है वन सेल टू अनदर, वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है. इस वजह से आरएनए को यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कि फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ द बेटर, कि आरएनए क्या है वो डीएनए से बेटर है. बट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें
तो डीएनए है वो आरएनए से ज़्यादा बेटर होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. So this is all the criteria that is define DNA is the genetic material. Why we prefer DNA than RNA. In next lecture we will discuss about how a DNA form protein की DNA से प्रोटीन कैसे बनेगा. Means DNA convert into RNA and RNA synthesize protein that's known as RNA world. कि RNA क्या है एक्चुअल में. तो हम यहाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे. उसकी टाइप्स होती हैं mRNA, मैसेंजर RNA, फिर उसके बाद आएगा tRNA, ट्रांसक्रिप्शन RNA एंड rRNA, राइबोसोमल RNA. वो सभी तीनों मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड द राइबोसोम, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री. So that's all for today. Thank you.